खट्टी मीठी कहानियाँ। सचिन और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता। सचिन और नेहा दोनों ही अच्छी नौकरी में आ गए। दोनों की अब शादी की उम्र हो चली थी। एक दिन सचिन ने नेहा से कहा, नेहा, मेरी माँ इस शादी से कुछ खास खुश नहीं है। वो चाहती थी मेरी शादी उनकी पसंद की लड़की से हो, इसलिए उनका दिल जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। माँ जी ने हाँ कर दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। देखना, हम दोनों मिलकर सबकी नाराजगी दूर कर देंगे। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उनके लिए करूँगी। माँ जी के दिल में बहुत जल्दी मेरे लिए जगह बन जाएगी। देखते हैं, जितना तुम समझ रही हो उतना आसान भी नहीं है। वैसे भी मम्मी शुरू से थोड़ा कड़क स्वभाव की रही हैं। सचिन की बात सुनकर नेहा थोड़ा घबरा गई थी। नेहा की शादी बड़े धूमधाम से सचिन के साथ हुई और विदा होकर वह अपने ससुराल आ गई। जैसा सचिन ने बताया था, वाकई इतने दिनों में एक भी बार माँ जी ने उससे फोन पर अच्छे से बात नहीं की थी। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन था। नेहा सिमटी सी माँ जी के पास बैठी हुई थी। सचिन की माँ सब्जी काट रही थी। अरे नेहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम हाथ पे हाथ रखे बैठी हो और मम्मी काम कर रही हैं। कुछ तो संस्कार दिखाओ। अचानक सबके सामने सचिन के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बात नहीं है सचिन, मेरी मम्मी ने कहा था यूं ही किसी भी काम को नहीं छुआ जाता, कुछ रस्में होती है। उसके बाद जब माँ जी कहेंगी तभी मैं काम कर सकती हूँ। नेहा, अब इस घर में तुम्हारी मम्मी के बताए अनुसार काम नहीं होगा। बहानेबाजी छोड़ो, आज से जो मम्मी कहेंगी तुम्हें वही करना होगा। नेहा का दिल धक से रह गया था। शादी के बाद एक ही रात में सचिन बिल्कुल बदल गया था। जिसके प्यार में उसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, वो तो लगता था उसका रहा ही नहीं। ज्यादा बहस करने का कोई अर्थ नहीं था। नेहा उठकर अपने कमरे में आ गई। ऐसा कैसे बोल सकता है सचिन? लेकिन अब चाहे जो हो जाए, मुझे सबका दिल जीतकर इस घर का हिस्सा बनना है। आंखों से टप टप बहते आंसुओं को पोंछकर नेहा शाम को माँ जी के पास पहुँच गई। माँ जी बताइए, आज खाने में क्या बनेगा? मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? पूनम खाना बना लेगी, तुम उसकी मदद कर दो। नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए जेठानी जी क्यों खाना बनाएंगी? अब आप सब आराम करिए, मैं आ गई हूँ ना। बड़ा परिवार है। माँ जी के कहने पर भी नेहा अकेली घंटों रसोई में खपती रही। उसने सबका खाना बनाया, जेठानी के बच्चों को दूध गर्म करके दिया, फिर बर्तन साफ किए। काम करते हुए रात के 12 बज गए थे। अगले दिन सुबह 5 बजे। दीदी बताइए, आज आप लोग नाश्ते में क्या लेंगे? नेहा, अभी नई नई शादी है, थोड़ा घूमो फिरो, ये सब होता रहेगा। नहीं नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज है, आप बताइए ना। नेहा सुबह 5 बजे से रसोई में चाय, नाश्ता, खाना, बच्चों के टिफिन बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद नेहा ने देखा जेठानी झाड़ू लेकर सफाई करने जा रही है। भाभी माफ कीजिए, अभी आदत नहीं है ना, इसीलिए रसोई में ज्यादा समय लग गया। मैं अभी पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। नेहा ने अकेले ही 5 कमरों की सफाई की। उसके बाद घर के बाकी कामों में जुट गई। नेहा की सासू माँ चुपचाप सब कुछ देख रही थी। नेहा घर में सबके आगे पीछे घूम रही थी। कभी जेठानी के बच्चों के लिए स्पेशल डिश बनाती, तो कभी देवर के नखरे उठाती। सास ससुर को तो वह पानी का गिलास भी न उठाने देती। सब कुछ देखते देखते एक सप्ताह बीत गया था। एक दिन दोपहर में, मुझे लगता है अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। बड़ा परिवार है, काम करते हुए दिन बीत जाता है। पता नहीं मेरा काम पर जाना सचिन और माँ जी को अच्छा लगेगा या नहीं। नेहा की बात वहां से गुजर रही उसकी सासू माँ भी सुन लेती है। सप्ताह भर बाद माँ जी ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ नेहा। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है, जाओ दरवाजा बंद करके आओ। सास की बात सुनकर नेहा थोड़ी घबरा गई।
बेटा मैं देख रही हूँ सचिन तुमसे कुछ खींचा खींचा सा रहता है। नए जोड़ों में तो प्यार चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तुम दोनों की तो लव मैरिज हुई है। बताया होगा सचिन ने। मैं तो इस शादी के खिलाफ थी, फिर भी तुम दोनों की खुशी के खातिर मैंने सहमति दे दी। सासू माँ की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। जी माँ जी, माना मैं आपको पसंद नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम घबरा क्यों रही हो? ऐसा तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? बस मैं अपनी जाति से बाहर शादी करने में हिचक रही थी। तुम तो बहुत प्यारी हो, कोई तुम्हें पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सचिन को क्या हुआ है? वो माँ जी, वो कहते हैं मैं उनका ध्यान नहीं रखती, उन्हें समय नहीं देती, बस इसीलिए। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे ससुर जी 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं। 2 दिन में हम निकल जाएंगे। हमें लौटने में समय लगेगा, शायद महीनों लग जाए। जाने से पहले तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। इसे तुम अपना गृह प्रवेश का तोहफा समझ लो। सबसे पहले तुम ये बात समझ लो कि तुम इस घर की बहू हो, कोई सुपर वुमन नहीं। बिना किसी से मदद लिए दिन रात घर में पिसने से तुम्हें कोई बहादुरी का मेडल नहीं मिलेगा, ना ही कभी परफेक्ट बहू होने का तमगा मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट बहू कोई होती ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई गलती निकाल ही दी जाती है। तुम्हारी भावना मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन सबका बोझ अपने कंधों पर लेकर चलोगी तो थक जाओगी, और फिर वहीं से संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। अगर दीदी या भाभी तुम्हारी किसी काम में मदद करती है तो कभी मना मत किया करो। मदद की जरूरत तो सबको होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलजुल कर काम करने से काम भी अच्छे से होता है और प्यार भी बना रहता है। घर को चलाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं है, घर सबका है, तो जिम्मेदारियां भी सबको मिलकर उठाने दो। और जेठानी को तो यही रहना है, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, फिर इतना समय दे पाओगी गुड्डी और बिट्टू को? वो दोनों उनकी माँ की जिम्मेदारी है। बच्चों से प्यार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ। मैं जानती हूँ मेरी बातें अजीब लग रही होंगी। तुम जानती हो मेरी शादी के समय मुझे भी मेरी माँ ने यही समझा कर भेजा था कि सबको अपना बनाओ। सबको अपना बनाने के चक्कर में मैं सबके आगे पीछे घूमती थी और अपनी मदद करने से मना कर देती थी। फिर धीरे धीरे सबने मुझसे पूछना ही छोड़ दिया। शुरुआती कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मुझ पर भी 3 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। कहने को तो घर में सास ससुर पति देवर जेठ जेठानी सबसे भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वे सब हर काम के लिए मुझ पर निर्भर हो गए। बच्चों की परवरिश, घर के कामों में मुझे लगता कोई तो हाथ बटाए, लेकिन उनसे अब किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैं सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिन्नी बनी घूमती, लेकिन तब भी कोई खुश नहीं होता था। मैं जितनी भी कोशिश करती, कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। जिसका भी कोई एक भी काम छूट जाए, मैं एक बुरी पत्नी, माँ या भाभी बन जाती थी। पति के साथ संबंध कड़वे हुए सो अलग। ये सब करते करते मैं अंदर से टूटने लगी। पति से भी शिकायत नहीं कर सकती थी। आखिर जो कुछ भी हो रहा था उसकी जिम्मेदार मैं खुद थी। मैंने ही कभी किसी को कोई काम करने की आदत नहीं डाली और इसीलिए मुझे जीवन भर भुगतना पड़ा। शारीरिक और मानसिक थकान तो कुछ समय बाद बच्चों पर चिड़चिड़ाहट के रूप में निकलने लगी और बच्चों की नजर में मैं हिटलर माँ बन गई। तुम ये गलती मत करना। बहू भी इंसान होती है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। तुमसे कभी कोई नहीं कहेगा कि तुम 2 पल आराम कर लो। अपने कल के लिए आज से ही सब ठीक कर लो। और अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लव मैरिज ही सही, शादी के बाद एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। अभी से गलत फहमियों को अपने रिश्ते में जगह मत बनाने दो। साथ घूमो फिरो। अभी तो सुमन यहाँ है, घर की जिम्मेदारियां हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम अभी से ज्यादा तनाव मत लो। और हाँ, तुम्हारे आने से पहले भी
ये घर चल रहा था। लेकिन माँ जी, उस दिन सचिन ने आपको सब्जी काटते हुए देखकर सबके सामने मेरा अपमान किया। सचिन को उसकी गलती का एहसास मैं करा चुकी हूँ बेटा। उसकी भी नई नई शादी हुई है, पति बनने में उसे समय लगेगा। तुम भी बहू और पत्नी बनने के लिए थोड़ा समय ले सकती हो, और ये नौकरी छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आजकल घर 2 नहीं 4 हाथ से चलते हैं, समझी? माँ जी की बात सुनकर नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ जी, आपने जो कहा शायद कोई भी सास अपनी बहू से ऐसा नहीं कहती। बहू से काम करवाना तो सब अपना अधिकार समझते हैं, उसके कामों में मीन मेख निकालते हैं। लेकिन आपको देखकर मुझे समझ आ गया कि आप मेरी माँ पहले हैं और सास बाद में। आपकी नसीहत को मैं गांठ बांध कर रखूंगी। नेहा दौड़कर माँ जी के गले लग गई। माँ जी ने जैसे नेहा को समझाकर अपना अतीत सुधार लिया। उस दिन के बाद से घर में सभी मिलजुल कर काम करने लगे। बहू रानी, घर साफ करने के बाद मुझे जरा चाय दे देना। हाँ हाँ माँ, जरूर। ए, तुमने मेरे घर के बाहर ये कचरा क्यों फेंका? तुम्हारे घर के बाहर मैंने नहीं फेंका, रास्ते में फेंका है। और वो रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। चल इसे साफ कर। सुनो, फालतू बातें मत करो। रास्ता साफ करने वाला जब आएगा तब करेगा। मैं यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? लो, आ गई एक और मैडम आग में घी डालने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ। जानकर क्या करोगी? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। ये मेरे घर के बाहर रोज कूड़ा फेंकती है और गंदा करती है। ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। अरे वाह, सफाई कर्मचारी आखिर आ ही गई। हे राम, ये मेरी बहू कितनी ज्यादा भोली है। ये क्या परेशानी है? इसे करने के बाद पूजा रूम साफ कर देना, ठीक है? ठीक है माँ। अरे तारा, जरा सुन ना। हाँ चाची, बोलिए। अरे बेटी, बाजार से जरा सफेद सरसों ले आना मेरे लिए। पास की दुकान में नहीं मिला। मैं घर छोड़कर बाजार कैसे जा सकती हूँ बता? हाँ वो भी है, दीजिए, पैसे दीजिए। अरे तू मसाले छोड़कर कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ सफेद सरसों लाने। मतलब घर का काम छोड़कर तू बाजार जा रही है? अरे ललिता, तुम लोग इस बेचारी को काम करवाने के लिए मजबूर किए बिना नहीं रह सकते हैं ना? मेरी बेटी ही तो गाय की तरह भोली है, सिर्फ उसे परोपकार करना है। तो मैं लोगों को और क्या कहूँ, फूटी किस्मत है मेरी। छी छी छी। अरे अब क्या हो गया? और क्या होगा, उसका परोपकारी भूत फिर से जाग गया। शादी की उम्र हो चुकी है, हम लड़का ढूंढ रहे हैं और अभी भी अगर ये नहीं सुधरी तो। अरे तुम इतनी भी चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर सब सीख जाएगी। चलो चलो, अब अंदर चलो। इस परोपकारी तारा का विवाह बिलाईपुर गांव के लड़के जतिन के साथ हुआ है। उसके परोपकार के आदत से पति और सास दोनों ही परेशान हैं, लेकिन अवसरवादी जया इसका बहुत फायदा उठाती है। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो शादी के कपड़ों को संभाल कर रख रही हूँ। वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। ये साड़ी मैंने हल्दी के दिन पहनी थी। ये मुझे इसी घर से मिली थी। इसे मैं ले सकती हूँ? मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ हाँ, लीजिए ना। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, शादी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जरा धो दोगी? दरअसल मैंने लॉन्ड्री में बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं और देना नहीं चाहती। ठीक है, आप उन्हें भिगो दीजिए, मैं धो दूंगी। शुक्रिया बहन। अरे बहू रानी, तुम्हारा दिमाग है या नहीं? तुमने हल्दी रस्म की साड़ी उसे दे दी?
दरअसल दीदी ने कहा कि उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए दे दी। तो तुम दे दोगी? और ये किसके कपड़े धो रही हो? दीदी की साड़ी धो रही हूँ। अच्छा, वो तुमसे काम करवा रही है। मेरी बहू रानी, सबका भला करने के चक्कर में अपने बारे में भूल मत जाना, नहीं तो सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जरा समझने की कोशिश करो बेटा। क्या हुआ, सुन रही हो ना? कुछ दिन बाद तारा, ओ तारा, तारा, घर पे कोई नहीं है। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कल एक शादी में जाना है मुझे, तो एक सैंडल खरीदनी है और फिर पार्लर भी जाना है। क्या तुम जरा मेरे बच्चे को रख सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे दो। अरे क्या बात है, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं? हाँ अभी देती हूँ, जरा इसे पकड़िए ना। मतलब अभी ऑफिस जाने का टाइम है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस बच्चे को खिलाऊं? ये क्या नाटक है? तारा! मेरे कपड़े सब बेकार हो गया। देखो इसने क्या किया है। ये सब इस घर में क्या हो रहा है? अभी मेरा ऑफिस जाने का समय है। मैं ये सब नाटक बिल्कुल नहीं झेल सकता हूँ तारा। अजी वो छोटा बच्चा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इस परोपकारी व्यवहार के चक्कर में लोग तुमसे सिर्फ बेवकूफों की तरह काम करवाते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोगों को परेशानियां तो होती है ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, एक अपनी स्थिति होती है तारा। तारा, तुम एक बच्चा तक संभाल नहीं सकती, अपना बच्चा कैसे संभालोगी? धत तेरी की, मैं पार्लर ही नहीं जा पाई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसी रास्ते से गुजर रही थी। मिल गई खुशी। देखा, अपने परोपकार बनने का फल बात सुनाकर चली गई। बहुत अच्छा हुआ, अब समझो तुम। बहू रो मत माँ, मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, सबका उपकार करना चाहती हूँ, और ये सब मैं सच्चे मन से करती हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि हर कोई तुम्हारे परोपकार के लायक नहीं है। इसलिए किसी का भला करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। एक दिन। आप कौन है? जी, मैं इसकी मोहल्ले की चाची लगूंगी। मोहल्ले की चाची? मतलब असली चाची नहीं? जी नहीं। तो फिर आप क्यों आई हैं? नहीं, दरअसल इसके माँ बाप ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि टीचर ने बुलाया है और मुझे जाने को कहा। इसके माँ बाप भी अजीब हैं, और आपने भी उनकी बात मान ली? नहीं, मतलब वो थोड़ी परेशानी में है। परेशानी में है? आप क्या समाज सेवा करती हैं? नहीं, वो बात नहीं है। सुनिए, ये लड़का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है। क्या आपने इसका रिजल्ट देखा? सिर्फ लड्डू मिले हैं इसको, लड्डू। और इसके अलावा सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ लड़ता रहता है। ये सब पता है आपको? नहीं, नहीं पता था। ये सब इसके माँ बाप को पता होना चाहिए, और आप इसके माँ बाप नहीं हैं। आपकी चिंता और इसके माँ बाप का बर्ताव देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। निकल जाइए मेरे ऑफिस से। और सुनिए, आप अपनी ऐसी वाहियात समाज सेवा को बंद कीजिए। आपका मकसद सही हो सकता है, इसलिए हो सके तो किसी और तरीके से काम कीजिए। जाइए। अरे आनंद, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी बीवी कोई सोशल सर्विस करना चाहती थी? हाँ, तुमने कुछ पता लगाया क्या? हाँ, ये लो, इस एड्रेस में जाकर बात करना। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जाओ, जाकर एक बार बात कर लो।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती कहाँ थी? देखो, दूसरों की भलाई करने में कोई गलती नहीं है। तो फिर? अरे गलती बिना सोचकर भलाई करने में है। उस दिन माँ भी यही कह रही थी कि तुम सबको उनकी मुसीबतों में मदद करने के लिए दौड़ जाती हो, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कब मदद करना सही है और कब गलत। लेकिन मैं तो लोगों की बात सुनकर सच्चे मन से ही। क्या मैं तुम्हारा एक उपकार कर सकता हूँ? कैसा उपकार? सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, तुम उनके साथ बात करना। ये लो उनका एड्रेस। ये लोग निस्वार्थ होकर बच्चों और उनके माँ बाप को पढ़ाते हैं, उनकी चिकित्सा और इलाज का प्रबंध करते हैं। तुम कल ही वहाँ जाओगी, उनसे बात करके उनके साथ काम करना और उनका हाथ बटाना। बहू रानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बोलो, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, आप भी चलेंगी। आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। आइए सभी महिलाएं आगे आइए, हम एक एक करके रक्तदान करेंगे। रक्तदान करें और जीवन बचाएं। आइए आइए आइए। राजपुर नाम के शहर में राजेश, उसकी पत्नी मंजू और उसका एक लड़का रोहन रहते थे। रोहन के बचपन में ही उसकी माँ गुजर चुकी थी और मंजू रोहन की सौतेली माँ थी। कुछ वक्त बाद मंजू रमेश से कहती है, सुनिए जी, रोहन की पढ़ाई खत्म हो गई है और अब वो इतनी अच्छी जॉब भी करने लगा है, तो अब उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लीजिए ताकि उसके जीवन में भी उसका साथ देने वाला कोई ना कोई हो। हाँ, मैंने पहले से ही एक लड़की देख ली है उसके लिए, और मैं तो आज उसकी फोटो भी लेके आया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। उसका नाम माला है और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। रोहन को भी माला पसंद आती है, इसलिए दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रोहन माला से कहता है, माला, मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तो ये सच जानने का अब तुम्हें भी पूरा हक है। बात ये है कि मेरी माँ का देहांत बहुत टाइम पहले ही हो गया था और मैं बहुत छोटा था, जिसकी वजह से मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और ये मेरी सौतेली माँ है। और मैं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता हो और तुम कभी भी किसी से ये बात मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी दिल दुखे। क्या सौतेली माँ? पर ये सब पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? देखिए, आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर सौतेली माँ तो आखिर सौतेली माँ ही होती है। अगले दिन हाँ हाँ, यही तो करेगी सासू माँ, इनका अपना बेटा थोड़ी है। मुझे तो पहले ही पता था कि सौतेला तो आखिर सौतेला ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। पापा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना सब दिया इनको, पर इन्हें फिर भी शर्म नहीं आती बेटे को पानी की चाय पिलाते हुए। अब मैं बताती हूँ, मेरे पति के साथ जो ये कर रही हैं, वो मैं इन्हें करने नहीं दूंगी। माला रोज रोज कुछ ना कुछ देखती रहती थी। मंजू कोई ना कोई चीज बनाती थी जो रोहन को बेहद पसंद हो, पर उसे देती नहीं थी। माला इन सब चीजों को देखकर मंजू से नफरत करने लगी। एक दिन मंजू ने माला से कहा, माला बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बहू, सुन रही हो ना? कहाँ हो तुम? हाँ सासू माँ, पर मैंने तो हाथों में मेहंदी लगाई थी,
अभी कैसे चाय बनाऊं? आप खुद ही बना लीजिए, मैं तो नहीं बना सकती। कोशिश कीजिए, मैं रहूंगी रसोई में। चलिए बना लेंगी आप चाय। कोई बात नहीं बहू, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, आराम करो। मेहंदी सूख जाए तो मुझे कुछ खाने को दे देना। सासू माँ, ये लीजिए रोटी और ये सब्जी है, खा लीजिए। वो दरअसल दाल तो थी, पर मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए मैंने खा ली। अब तो आप यही खा लो। और मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है। अब मैं काम नहीं कर सकती। आज आप मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। मंजू का दिल बहुत दुखी हो जाता है माला के इस बर्ताव से, इसलिए वो रोहन को बुलाकर उससे कहती है, बेटा रोहन, देखना बहू को क्या हो गया है। मेरे साथ वो कैसा बर्ताव कर रही है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, पर न जाने ऐसी क्या बात है जो वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। और हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं देखता हूँ पहले कुछ दिन, फिर भी बात नहीं बनी तो मैं खुद बात करूंगा उससे। आप परेशान मत हो माँ। कुछ वक्त बाद माला, मुझे भी रोटी दे दे, मैं भी खाना खा लेती हूँ। सबने खाना खा लिया है, वो मैं जरा पूजा में व्यस्त थी ना। सासू माँ, टेबल पर खाना रखा है, आप खा लो। मैं अभी बिजी हूँ, कपड़े धो रही हूँ। जो भी है आप खा लो, ठीक है? माला, रोटी तो बासी बची हुई है और सब्जी भी तो रोटी के लायक नहीं है। कुछ बना दो, आज सुबह से मेरा व्रत था। सासू माँ, एक तो आप टाइम पे खाना खाने नहीं आई, और अब सोने का वक्त हो रहा है और आप खाने के लिए मांग कर रही हैं। और अब तो कोई सब्जी भी नहीं मिलेगी जो मैं बना दूं। अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, वही खा लो आप। रमेश और रोहन सब देख रहे होते हैं, पर दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माला को क्या हो गया है। रोहन माला को बुलाकर पूछता है, माला, ये तुम किस तरह का व्यवहार कर रही हो मेरी माँ के साथ? उन्होंने क्या गलत किया है तुम्हारे साथ? आज उनका व्रत था और तुम्हें उनके लिए गरम गरम पराठा बनाकर देना चाहिए था, और उसकी जगह तुम उन्हें ये सड़ी सड़ी सी खिचड़ी बनाकर लाई हो। जानती हो ना तुम कि माँ को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर ये सब क्या है? ओह, तो अब ये सौतेली माँ आपके लिए इतनी प्यारी हो गई हैं। आपका कान भर दिया है मेरे खिलाफ। हाँ, ये तो मेरा घर उजाड़ेंगे ही ना। आप कौन सा इनके सगे हो? इन्हें क्या कोई फर्क पड़ता है? इन्हें तो बस अपना खाना, अपना सोना, यही सब प्यारा है। और ऐसे इंसान को आप माँ कहते हैं जो आपकी अपनी नहीं और ना तो आपके लिए सोचती हैं। माला, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? तुम्हें तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है या नहीं? क्या सौतेली सौतेली लगा रखा है? मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझसे बस यही कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। और ऐसा किया ही क्या है उन्होंने जो तुम उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो? आप जानते भी हैं कि ये आपके पीठ पीछे क्या करती हैं। सुन पाएंगे आप सच? यकीन कर पाएंगे मेरी बातों पर? देखिए, मैंने रसोई में जाकर देखा कि सबके लिए दूध की चाय और आपके लिए बस पानी की। आपको पनीर इतना पसंद है, इन्होंने सबको पनीर दिया पर आपके लिए नहीं रखा। आपने उस दिन फ्रिज का पानी मांगा और उन्होंने फ्रिज का पानी फेंक दिया और आपसे कह दिया कि पानी नहीं है। और तो और उनके पास पैसे भी थे, आपने मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने लिए साड़ी लेती हुई आई। अब बताइए, क्या आपको कुछ और भी सुनना है? मैं सब जानता हूँ माला, तुम बहुत मासूम हो। जाके माँ से माफी मांग लो। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है उन्हें समझने में। पनीर से मुझे एलर्जी है, खाते खाते लूज मोशन हो जाता है, और सेम चाय के साथ भी। और फ्रिज का पानी इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा गला खराब था, तो मेरी तबीयत भी तुरंत खराब हो जाती है। और तो और माला, उस दिन माँ ने पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे वो पैसे किसी काम के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही किसी एप्लीकेशन में लगाने थे। माला, वो सौतेली माँ जरूर है, पर उन्होंने अपने लिए कभी पहले नहीं सोचा।
सबसे पहले मेरे लिए और पापा के लिए ही सोचती है, और अब तुम आ गई हो तो अब वो तुम्हें भी इतना ही प्यार करती है। और अब जाओ, जाकर माँ से माफी मांग लो माला। माँ जी मुझे माफ कर देना। मैं बहुत गलत थी, मुझे नहीं पता, मैं सारी बातों से अनजान थी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, उठो, जल्दी आंसू पोंछो। और गलती तो बच्चों से होती है, जैसा रोहन है मेरे लिए वैसे ही तुम हो। अब रोना बंद करो और आओ मेरे पास बैठो मेरे साथ। मंजू और माला अब साथ में बहुत खुशी खुशी रहने लगे हैं। इधर रमेश और रोहन भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें माला भी उनके साथ काम करती है। धीरेन्द्र शास्त्री का घर मेहमानों से भरा हुआ था। आंगन में उनकी बेटी स्मिता को सभी महिलाएं गीत गाते हुए उपटन लगा रही थीं। 4 दिनों बाद उसकी शादी थी। बुआ ढोलक बजा रही थी। माँ सुधा सभी को बक्सा खोल कपड़े दिखा रही थी। तभी धीरेन्द्र शास्त्री आंगन में आते हैं। सभी लोग चुप हो जाते हैं। बहुत ही कम बोलने वाले शास्त्री जी से सब डरते थे। सुधा, थोड़ा अलमीरा का चाबी देना तो। क्या बात है जी, बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। कुछ नहीं, समधी जी का फोन आया था, कुछ पैसों की जरूरत है उन्हें। लेकिन जितने पैसे पर शादी तय हुई थी उतना तो मिल ही गया है उन्हें। हाँ, शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए समधी जी ने डायरेक्ट फोन किया है मुझे। सागर किधर गया? ये 15 लाख रुपए समधी साहब को जाकर दे आता, जाने कौन मुसीबत में होंगे। ये पैसे तो आपने अपने ऑपरेशन करवाने के लिए रखे हैं ना? हाँ, लेकिन उससे जरूरी अभी समधी जी का काम है। सागर पैसे लेकर अपनी बाइक से भुवन त्रिपाठी के घर पहुंचता है। वहां उसे रिया मिलती है। क्या बात है, हमारे मकान को यूं घूर घूर के क्यों देख रहे हो? वो मैं भुवन त्रिपाठी का घर खोज रहा था, लोकेशन तो यही का मिला था हमें। क्यों, क्या काम है? उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? और इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है त्रिपाठी जी का, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? नेम प्लेट दिखाने के लिए धन्यवाद। चलो अब हटो, हमें त्रिपाठी जी से मिलना है, कुछ काम है। अरे रे रे रे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? पहले अपना नाम बताओ, क्या काम है बताओ, तब जाकर तुम्हें परमिशन मिलेगा। देखो, हमें त्रिपाठी जी से मिलना बहुत जरूरी है, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज देना है, इसीलिए उनको बुला दो या फिर हमें अंदर जाने दो। पूरा इन्फॉर्मेशन दिए बिना अंदर जाना मना है। लाओ वो थैला, मैं दे दूंगी। अरे रे रे रे, ऐसे कैसे थैला दे दूं? चलो हटो, जाने दो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे जैसा मोहल्ले में घूम घूम कर इंक्वायरी नहीं करना कि किसके घर कौन जा रहा है। दोनों का हल्ला सुन भुवन त्रिपाठी घर से निकलते हैं। अरे कौन है रिया, किससे बात कर रही हो? पता नहीं, कोई मिस्टर एक्स आपसे मिलना चाहता है। लो बात कर लो, यही है मिस्टर भुवन त्रिपाठी। नमस्ते अंकल, मेरा नाम सागर है, मैं चंदनपुर के धीरेन्द्र शास्त्री का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे आपको ये थैला देने के लिए कहा है, लेकिन ये बदतमीज लड़की आपसे मुझे मिलने ही नहीं दे रही इतनी देर से। अरे आओ बेटा, अंदर आओ, ये मेरी बेटी रिया है, थोड़ा नटखट है, अगले साल इसकी भी शादी है। अंदर जाकर सागर त्रिपाठी जी को पैसों से भरा थैला दे देता है। फिर चाय नाश्ता करके वहां से निकल जाता है। 4 दिन बाद स्मिता की शादी मन से हो जाती है। जिस आंगन में वो खेली बढ़ी
आज उसी आंगन से वो विदा हो रही थी। माँ, अभी अभी तो मैं बड़ी हुई थी, मैंने तो कभी तुझे तंग भी नहीं किया। कुछ दिन और रहने देती, इतनी जल्दी विदा करने की क्या जरूरत थी। जा बेटी जा, का विधान है, बेटी को दो दो घर संभालना होता है। जिस तरह तू इस आंगन में खेली बढ़ी, अब इससे बड़े आंगन में जा रही है। वहां तुम्हें नए नए कई रिश्ते मिलेंगे। उन रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर है। इस आंगन की तरह उस आंगन को भी हरा भरा रखना। पापा, अपनी सेहत का ख्याल रखना, दवा टाइम टाइम पर लेते रहना और मौका निकालकर हमें देखने भी आते रहना। बेटी, तुम इस आंगन से उस आंगन में जा रही हो। कोशिश करना उस आंगन में बैठकर ऐसी कोई बात ना हो जिससे तुम्हारे पापा के सम्मान को ठेस पहुंचे। स्मिता आखिरी बार उस आंगन को देखती है जहां उसने बचपन से जवानी तक का समय बिताया था। विदा होकर वो मन के घर पर पहुंचती है। रास्ते भर पापा के कहे वो अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि पापा के सम्मान को कभी ठेस न पहुंचने देना। मन के घर के अंदर दाखिल होने पर सबसे पहले आंगन को प्रणाम करती है। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। भाभी, मैं आपकी छोटी ननद रिया हूँ। आज से आपको जो भी काम हो ना, आप हमें कहना, मैं फट से कर दूंगी। ठीक है बाबा, तुम्हें ही याद करेगी। पहले कोई काम तो हो। अभी कोई काम नहीं है। भाभी दूर से थक कर आई है, उसे आराम करने दे। माँ, मैं भी तो कल रात सोया नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मेरे लिए तो कोई नहीं सोच रहा। ठीक है बाबा, तू छत के ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जा। वहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा, नई नई बहू के लिए एसी वाला रूम और मुझे ऊपर तपते धूप वाले रूम में भेजेंगी। बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। चलो निकलो यहाँ से और सीधे छत के ऊपर जाओ। मन, थोड़ा इधर आना बेटा। ये रिसेप्शन के लिए आए हैं, इन्हें जरा मेन्यू बता दो। स्मिता जल्दी ही अपने व्यवहार से सभी का मन मोह लेती है और उस आंगन में अपना एक स्थान बना लेती है। हर सुबह और शाम उस आंगन में ठहाके लगते हैं और उसका सेंटर स्मिता ही होती है। जो अभी तक सभी अपने अपने कमरे में रहते थे, आज स्मिता ने उन्हें एक साथ आंगन में ला दिया है। एक दिन आंगन में, बहू, सागर आया है, कुछ पकोड़े वकोड़े बनाओ। और सागर, बताओ पिताजी कैसे हैं? उनका ऑपरेशन कब होना है? डॉक्टर ने अगले सप्ताह ऑपरेशन के लिए कहा है। चलो अच्छा है, घुटने के ऑपरेशन होने के बाद उन्हें चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रिया, मेरे अलमीरा में एक पैकेट होगा, वो निकाल कर लाओ तो। जी पापा। ये लो पैकेट। ये लो सागर, शास्त्री जी की अमानत। गिन लो, पूरे 10 लाख रुपए होंगे। जी अंकल, ठीक है। और बाकी 5 लाख रुपए के लिए मैं पापा को क्या बोलूंगा? मतलब तुमने तो मुझे 10 लाख रुपए ही ला कर दिए थे। वैसे 5 लाख की जरूरत है तो कहो, मैं दे देता हूँ। 2-3 दिन में इंतजाम करके दे दूंगा। लेकिन अंकल, मैंने तो आपको 15 लाख रुपए ही दिए थे। अरे अरे अरे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने पिताजी के सामने खुद गिने थे, 10 लाख रुपए ही थे, तो और 5 लाख गए कहाँ? झूठे कहीं के। मैं झूठ नहीं बोल रहा। 1 मिनट, मैं फोन पर स्पीकर ऑन करके पापा से पूछवा देता हूँ। दिए तो 15 लाख रुपए ही थे, लेकिन अगर त्रिपाठी जी 10 लाख रुपए बोल रहे हैं तो वही लेकर चले आओ।
सागर के जाने के बाद रिया उसको चोर, उचक्का, मक्कार, न जाने क्या क्या कहती है। उस आंगन में ही बैठी हुई स्मिता को अपने भाई के बारे में कही गई ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रिया को ये सब कहने से मना करती है। इसी बात पर दोनों में तू तू मैं होते होते तकरार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। समय बीतता है और रिया की शादी ठीक हो जाती है। शादी के बाद रिया अपने ससुराल चली जाती है। इधर एक दिन पता चलता है कि सागर ने अपनी गर्लफ्रेंड को वो 5 लाख रुपए दिए थे जो उसे त्रिपाठी जी को देना था। धीरेन्द्र शास्त्री और सुधा दोनों आज स्मिता के यहाँ आए हुए थे और उसी आंगन में बैठे थे। त्रिपाठी जी, मैं एक बार फिर से सागर की करतूत के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। शास्त्री जी, इसमें आपका क्या दोष है? जवान लड़का है, इस तरह के भूल तो अक्सर इस एज में होते ही रहते हैं। ये तो समधी जी का बड़प्पन है जो इन बातों को वो समझे। तभी संयोग से रिया आ जाती है। सभी को प्रणाम करने के बाद स्मिता के जब वो पैर छूती है तो स्मिता रिया को गले लगाकर फफक कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने अपने भाई के कारण तुम्हें भला बुरा कहा। नहीं भाभी, सारी गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे सामने सागर की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। आज मेरे मन भैया को वहाँ कोई कुछ बोलता है तो मुझे एहसास होता है कि तुम्हें कैसा लगता होगा। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने तुमसे मुंह लड़ाया। मुझसे बात करना बंद मत करना। चल, अब हम कितना रुलाएंगे? आंगन में बैठे लोग भी रो देंगे। आज महीनों बाद फिर से मेरे आंगन की रौनक लौट आई है। हे भगवान, इसी तरह मेरे आंगन में खुशियां बिखेरते रहना।